हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। वर्ग 3 चयन परीक्षा की आज यह 5वीं क्लास है। इसके पहले हमने 4 क्लासेस में रसायन विज्ञान की यूनिट 13, यूनिट 13 और यूनिट 14 के एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 15 भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, बल किन दो राशियों के गुणन से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कार्य और विस्थापन, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन सी ऊर्जा और ताप, या ऑप्शन डी शक्ति और चाल। तो हम देखते हैं बल का सूत्र क्या होता है। बल यानी F बराबर होता है ma, और F यहाँ पर क्या है? बल, और m है द्रव्यमान और a है त्वरण। यानी बल किन दो राशियों का गुणन होगा? तो द्रव्यमान और त्वरण, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणन होता है। अगला प्रश्न है, 1 न्यूटन बल वह होता है जो ऑप्शन ए 1 केजी वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण देता है, ऑप्शन बी 1 ग्राम वस्तु को 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण देता है, ऑप्शन सी 1 केजी वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण देता है, या ऑप्शन डी 10 केजी वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 केजी वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, वह कहलाता है 1 न्यूटन बल। अगला प्रश्न है, विस्थापन कौन सी राशि है? ऑप्शन ए अदिश, ऑप्शन बी सदिश, ऑप्शन सी परमाण्विक, या ऑप्शन डी यांत्रिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सदिश। सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग काल ग्राफ कैसा होता है? ऑप्शन ए वक्र, ऑप्शन बी सीधी रेखा, ऑप्शन सी क्षैतिज रेखा, या ऑप्शन डी लंबवत रेखा। तो जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील होती है तो उसका वेग काल ग्राफ कैसा होता है? एक सीधी रेखा, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गति का पहला नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी आइंस्टीन, या ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। अगला प्रश्न, संवेग का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड, या ऑप्शन डी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि संवेग जिसे हम P से प्रेजेंट करते हैं इसका सूत्र होता है P बराबर mv, और m जहां द्रव्यमान, तो इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का मात्रक होता है मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो है यहां से हमें ऐसे संवेग का मात्रक पता चलता है। अगला प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए केवल स्थिर वस्तुओं पर, ऑप्शन बी केवल गतिशील वस्तुओं पर, ऑप्शन सी अलग थलग तंत्र पर, या ऑप्शन डी निर्वात में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अलग थलग तंत्र पर। अगला प्रश्न है, दूरी का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोमीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी इंच। तो यहां देखेंगे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इन सब से दूरियां जरूर नाप सकते हैं, पर इसका SI मात्रक पूछा है, SI इकाई पूछी है, तो इसका दूरी का SI इकाई होती है मीटर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है?
ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी केल्विन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। न्यूटन जो है मूल मात्रक नहीं है, क्योंकि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक बताए गए हैं, जिसमें मीटर लंबाई का मात्रक है, सेकंड समय का है, केल्विन ताप का मात्रक है। ये मूल मात्रक है, पर न्यूटन जो है मूल मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है कार का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी कैलोरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जूल। कार का एसआई मात्रक होता है जूल। अगला अब प्रश्न है न्यूटन का दूसरा नियम किस भौतिक राशि की परिभाषा देता है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी ऊर्जा या ऑप्शन डी संवेग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बल। न्यूटन के द्वितीय नियम से एक सूत्र की व्युत्पत्ति होती है, F बराबर ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसमें कौन सी भौतिक राशि की परिभाषा हो रही है? तो बल की। अगला प्रश्न है एक वस्तु पर कार्य तभी किया जाता है जब ऑप्शन ए बल लगाया जाए, ऑप्शन बी विस्थापन हो, ऑप्शन सी बल और विस्थापन दोनों हो या ऑप्शन डी केवल वस्तु रुकी हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल और विस्थापन दोनों हो तभी कार्य माना जाता है। अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उसमें विस्थापन ना हो, वस्तु विस्थापित ना हो, तो वहां पर क्या होगा? कार्य नहीं माना जाएगा। और अगर वस्तु विस्थापित हो रही है और वहां पर बल ना लगाया जाए तो वहां भी कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य जब माना जाएगा जब बल और विस्थापन दोनों हो। अगला प्रश्न है त्वरण की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी किलोमीटर प्रति घंटा या ऑप्शन डी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम देखते हैं त्वरण का सूत्र क्या होता है। वेग में परिवर्तन यानी वेग बटे समय। त्वरण का सूत्र होता है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर समय का मात्रक आता है एस यानी सेकेंड। तो यहाँ त्वरण का मात्रक आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है? ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी वेग पर, ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग दोनों पर या ऑप्शन डी स्थिति पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग दोनों पर। किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है, और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर, जहां m है द्रव्यमान और v है वेग। अगला प्रश्न है स्थैतिक घर्षण की दिशा किसके विपरीत होती है? ऑप्शन ए बल की दिशा, ऑप्शन बी वेग की दिशा, ऑप्शन सी संवेग की दिशा या ऑप्शन डी विस्थापन की दिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बल की दिशा। स्थैतिक घर्षण जब उत्पन्न होता है जब वस्तु जो है अपनी स्थिति में बनी रहना चाहती है, लगाए गए बल का विरोध करती है। यानी स्थैतिक घर्षण के किसके विपरीत कार्य करता है? बल के विपरीत कार्य करता है। यानी यहाँ पर एक कोई वस्तु है और यहाँ पर बल लगाया जा रहा है इस दिशा में, तो क्या होगा? जो स्थैतिक घर्षण है वो किस दिशा में कार्य करेगा? वो बल के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। वो वस्तु को अपनी स्थिति में बनाए रखने की कोशिश करेगा। अगला प्रश्न है कार्य और ऊर्जा का संबंध है। ऑप्शन ए कार्य बराबर ऊर्जा गुणित समय, ऑप्शन बी कार्य बराबर बल गुणित ऊर्जा, ऑप्शन सी कार्य बराबर विस्थापन गुणित शक्ति या ऑप्शन डी कार्य बराबर ऊर्जा का रूपांतरण।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्य बराबर ऊर्जा का रूपांतरण। और कार्य और ऊर्जा का दोनों का एसआई मात्रक होता है जूल, जिसे हम जे से प्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, त्वरण तब उत्पन्न होता है जब ऑप्शन ए गति समान हो, ऑप्शन बी बल नहीं हो, ऑप्शन सी वेग में परिवर्तन हो, या ऑप्शन डी वस्तु रुकी हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेग में परिवर्तन हो। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, तब वह त्वरण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, गति का तीसरा नियम क्या कहता है? ऑप्शन ए, प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन बी, गति को बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है, ऑप्शन सी, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, या ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गति का तीसरा नियम जो है क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम है। इसका उदाहरण हमें देखने मिलता है, रॉकेट लॉन्चिंग जब होती है, रॉकेट ऊपर की ओर जाता है और उसका ईंधन जो है जलते हुए धरती पर विपरीत दिशा में फोर्स लगाता है। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी पास्कल, या ऑप्शन डी वाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। अगला प्रश्न, किसी तरल में दाब किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए गहराई, ऑप्शन बी तरल का घनत्व, ऑप्शन सी गुरुत्व त्वरण, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। किसी तरल पर दाब जो है अगर उसकी गहराई बढ़ती है तरल में, तो जो क्या है गहराई पे उसमें दाब और लगता जाएगा, या तरल का घनत्व भी ज्यादा होगा तो उसका दाब का मान और बढ़ता जाएगा, और गुरुत्व त्वरण के कारण भी दाब जो है दाब की वैल्यू निर्भर करती है, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्प्लावक बल किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है? ऑप्शन ए न्यूटन का नियम, ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी गैस का नियम, या ऑप्शन डी चार्ल्स का नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावक बल जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी द्रव, या ऑप्शन डी द्रव में डूबी वस्तु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव में डूबी हुई वस्तु। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऑप्शन ए ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, ऑप्शन बी ऊर्जा केवल उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी ऊर्जा एक रूप से दूसरे में बदलती है, या ऑप्शन डी ऊर्जा का कोई नियम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना ही उत्पन्न की जा सकती है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, जूल का संबंध है ऑप्शन ए शक्ति से, ऑप्शन बी बल से, ऑप्शन सी ऊर्जा से, या ऑप्शन डी चाल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा से। शक्ति का एसआई मात्रक हो जाता है वाट, बल का होता है न्यूटन, और चाल का होता है किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन, या ऑप्शन डी पास्कल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाट। और 746 वाट बराबर होती है 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संचरण के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं?
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। ऊर्जा संचरण के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं: चालन, संवहन और विकिरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी रबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। इन ऑप्शन में से तांबा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण का वह तरीका जिसमें अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। ऑप्शन ए चालकता, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण या ऑप्शन डी विस्थापन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विकिरण। ऊष्मा संचरण का वह तरीका जिसमें अणु क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, वह कौन सा तरीका है? तो विकिरण। विकिरण में जो है अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा विकिरण की दर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए वस्तु के तापमान पर, ऑप्शन बी वस्तु के रंग पर, ऑप्शन सी सतह के क्षेत्रफल पर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर, क्योंकि ऊष्मा विकिरण की दर जो है तापमान पर भी निर्भर करती है, वस्तु के रंग पर भी निर्भर करती है और सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाष्पन, ऑप्शन बी गलन, ऑप्शन सी संघनन या ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गलन। जब ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो वह अवस्था कहलाती है गलन। और बाष्पन कौन सी अवस्था कहलाती है? जब द्रव से गैस में बदल जाए तो वो वाष्पन कहलाता है। संघनन कहलाता है जब गैस से द्रव में बदल जाए। और ऊर्ध्वपातन है ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। ऑप्शन ए कम तापमान पर, ऑप्शन बी अधिक नमी में, ऑप्शन सी तेज हवा में, ऑप्शन डी कम सतह क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेज हवा में। बाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है तेज हवा में, और जहां नमी कम हो वहां पर बाष्पीकरण ज्यादा होगा। ज्यादा तापमान में भी बाष्पीकरण होता है और सतह का क्षेत्रफल ज्यादा हो तो भी बाष्पीकरण तेजी से होता है। अगला प्रश्न है, ताप मापन की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी केल्विन या ऑप्शन डी रैंकिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केल्विन। तापमान मापन की एसआई इकाई है केल्विन और यह एक मूल मात्रक है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? ऑप्शन ए 100 केल्विन, ऑप्शन बी 0 केल्विन, ऑप्शन सी 273 केल्विन या ऑप्शन डी 373 केल्विन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 273 केल्विन। अगला प्रश्न, एक शरीर द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा पर, ऑप्शन सी ताप में परिवर्तन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मनुष्य जो है शरीर, वह उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, विशिष्ट ऊष्मा पर भी निर्भर करती है, ताप में परिवर्तन पर भी निर्भर करती है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जल का विशिष्ट ऊष्मा मान होता है। ऑप्शन ए 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 10 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, गुप्त ऊष्मा वह होती है जो ऑप्शन ए ताप बढ़ाए बिना अवस्था बदलती है, ऑप्शन बी ताप बढ़ाकर अवस्था नहीं बदलती, ऑप्शन सी केवल द्रवों में होती है, या ऑप्शन डी केवल ठोसों में होती है। तो गुप्त ऊष्मा वह होती है जो क्या करे कि ताप बढ़ाए बिना अवस्था बदल दे, तो वह कहलाती है गुप्त ऊष्मा। यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ताप बढ़ाए बिना अवस्था बदलती है। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो वह ऊष्मा ऑप्शन ए छोड़ती है, ऑप्शन बी अवशोषित करती है, ऑप्शन सी उत्पन्न करती है, या ऑप्शन डी परिवर्तित नहीं करती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अवशोषित करती है। बर्फ जब पिघलती है तो वह क्या कर लेती है, ऊष्मा को ग्रहण कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है, वह घर्षण जब दो सतहें एक दूसरे के सापेक्ष फिसलती हैं क्या कहलाता है, ऑप्शन ए गतिज, ऑप्शन बी सर्पी, ऑप्शन सी स्थैतिक, या ऑप्शन डी बेलनिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर्पी। सर्पी घर्षण कहलाता है जब दो सतहें एक दूसरे के सापेक्ष फिसलती हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की घनता होती है, ऑप्शन ए द्रव्यमान गुणित आयतन, ऑप्शन बी द्रव्यमान बटे आयतन, ऑप्शन सी आयतन बटे द्रव्यमान, या ऑप्शन डी बल बटे त्वरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो किसी वस्तु की घनता होती है द्रव्यमान बटे आयतन, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गैस का घनत्व मापा जाता है, ऑप्शन ए लीटर प्रति ग्राम में, ऑप्शन बी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, ऑप्शन सी किलोग्राम प्रति लीटर में, या ऑप्शन डी किलोग्राम प्रति मिलीमीटर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में गैस का घनत्व मापा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा नियम रॉकेट की गति को समझाता है, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम रॉकेट की गति को समझाता है। अगला प्रश्न है, गति का मात्रक क्या है, ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, या ऑप्शन डी मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसकी गति कैसी होती है, ऑप्शन ए अपरिवर्तित, ऑप्शन बी परिवर्तित, ऑप्शन सी स्थैतिक, या ऑप्शन डी क्षैतिज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तित। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसकी गति जो है परिवर्तित होती रहती है। अगला प्रश्न है, गुरुत्व बल किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए केवल द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी केवल दूरी पर, ऑप्शन सी द्रव्यमान और दूरी दोनों पर, या ऑप्शन डी केवल त्वरण पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और दूरी दोनों पर। गुरुत्व बल का जो मान है वह द्रव्यमान और दूरी दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है, ऑप्शन ए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 8.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन डी 11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह होता है पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान। अगला प्रश्न है, दाब पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कैसा होता है, ऑप्शन ए
नहीं होता। ऑप्शन बी ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ऑप्शन सी ऊंचाई के साथ घटता है। ऑप्शन डी समान रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई के साथ घटता है। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऑप्शन ए वर्षा होती है, ऑप्शन बी हवा चलती है, ऑप्शन सी चंद्र ग्रहण होता है या ऑप्शन डी ध्वनि सुनाई देती है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्षा होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वर्षा जो है हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाती है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन ए ऊंचाई पर, ऑप्शन बी द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण पर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, यानी द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण पर भी निर्भर कर रही है और ऊंचाई पर भी निर्भर कर रही है, यानी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ऊर्जा का उपयोग किसमें होता है। ऑप्शन ए कार्य करने में, ऑप्शन बी बल उत्पन्न करने में, ऑप्शन सी ताप बढ़ाने में या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। ऊर्जा का उपयोग कार्य करने में भी किया जाता है, बल उत्पन्न करने में भी किया जाता है, ताप बढ़ाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा के कितने मुख्य रूप होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी अनेक। यहाँ मुख्य रूपों की बात की गई है तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऊर्जा के 2 मुख्य रूप होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं। आगे के प्रश्न जो हैं हम पार्ट 2 में करेंगे। तो उम्मीद है आपको यह प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो। अगर आपको यह वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।